नमस्कार। तो सबसे पहले स्वागत है आपका फिर से आज नई वीडियो में। पीछे मैंने नवांश की वीडियो की थी और आत्मकारक पे मैंने कुछ बातें करने का प्रयास किया, जिसको आप लोगों ने बहुत सराहा। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, वो जाकर प्लीज वो वीडियो देखिए। आत्मकारक से संबंधित जो बातें मैंने की थी, वो आप लोगों के द्वारा बहुत सराही गई और उसमें जो पॉजिटिव कमेंट्स आए बहुत, तो मुझे लगा कि आत्मकारक पर कुछ और बातें मुझे करनी चाहिए। लेकिन आत्मकारक पर आज मैं कुछ बात नहीं करूंगा, आज मैं बात करूंगा दारा कारक पर। और पीछे जो आपने वीडियो देखी है, पिछली वीडियोस, उसमें जो आपने कमेंट्स किए हैं, उसमें कुछ कमेंट ऐसे हैं जिनमें आपको चीजें समझ में नहीं आई। तो वहां पर मेरा जो कंसर्न ये था, मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि जो आत्मकारक है वो आपकी कुंडली में सबसे हायर डिग्री का प्लेनेट होता है। और आत्मकारक आपकी चेतना में मौजूद आपका वो फ्लेवर जो आपके पास सबसे अधिक है उसको दिखाता है। तो जो चीजें आपके पास सबसे अधिक होगी उससे रिलेटेड प्लेनेट आपका आत्मकारक बन जाएगा। और आत्मकारक से रिलेटेड बहुत सारी टेक्निक है जो D9 पे काम करती है। अभी मैं अगर आपको कुछ और बताना चाहूँ तो D9 को लेकर के हम और आगे वीडियोस करेंगे। मुझे जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे मैं आप लोगों के सामने चीजें लाता चला जाऊंगा। हमारा जो D9 चार्ट है ना, उसको हम समझते हैं कि वो बस हमारी शादी का चार्ट है। वो हमारी शादी का चार्ट नहीं है, वो बहुत कुछ अपने पास रखता है। ऐसा कहा गया है कि जो आपका D9 चार्ट है, वो खासकर D9 चार्ट में जो आपका आत्मकारक है, वो बताता है कि परमात्मा आपके द्वारा कौन सी डिजायर पूरा करना चाहता है। अगर हम स्पिरिचुअली बात करें तो ईश्वर हमारे द्वारा अपनी डिजायर पूरी कर रहा है। या आप कहें कि हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर अपने भोग के लिए हमारा इस्तेमाल कर रहा है। आप ये बात कह सकते हैं, लेकिन इस बात को कहने में थोड़ी सी भूल हो जाती है जब हम एज इट इज मेरे वर्ड्स को अगर आप समझने लगेंगे कि जो मैं भोग की बात कर, इस समझाने के लिए भोग बोलना पड़ता है, असल में वो भोग नहीं है। ईश्वर ने लीला की तो संसार बना, ये आप कह सकते हैं। और हम उसी के प्रतिरूप हैं, हम में वही अंश है, ये भी आप कह सकते हैं। तो समझना हमें ये पड़ेगा यहाँ पर कि जो D9 है वो बहुत भीतरी तत्व है व्यक्ति का। और आप पास्ट लाइफ के लिए प्लैनेट्स पर जाते हैं ना, अगर आप पास्ट लाइफ के लिए D9 का इस्तेमाल करने लगे, वैसे सारे डिविजनल चार्ट्स में पास्ट लाइफ के कुछ ना कुछ तत्व मौजूद रहते हैं। मैं इसकी बातें अपने क्लासेस में किया करता हूँ। कल भी मैं जो क्लास ले रहा था डिविजनल चार्ट, तो उसमें मैंने कुछ बातें की है उसके बारे में। D9 चार्ट जो है वो आपकी पास्ट लाइफ से जो आपने चीजें एक्यूमुलेट कर ली है, जो आपके पास ब्लेसिंग्स है ईश्वर की, और जो आप अब यूज करेंगे इस संसार में, वो बताता है D9। स्पेशली जो आत्मकारक है उसका उपयोग बहुत सारी चीजों के लिए किया जा सकता है। मैं जैसे अभी उसका उपयोग करके बता रहा था कि प्रोफेशन आप कैसे देख सकते हैं। अभी कल हम बात कर रहे थे तो उसमें एक टेक्निक D9 की निकल करके सामने आई, जिसमें कि आप धनवान व्यक्ति के बारे में, जो बहुत धनवान है, उसके बारे में पता लगा सकते हैं कि जो व्यक्ति पैदा हुआ है वो धनवान होगा कि नहीं होगा। बहुत परफेक्ट काम करती है ये सब टेक्निक। और ये जो आत्म कारक है, दारा कारक है, भ्रातृ कारक है, ये सब चर कारक होते हैं जो जैमिनी ज्योतिष में उपयोग में लिए जाते हैं। इसको उपयोग करने का पूरा जो एप्लीकेशन है वो तो तभी होगा जब आप जैमिनी ज्योतिष की पूरी टेक्निकलिटी समझते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं समझते तो आप थोड़ी बहुत चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आज मैं दारा कारक की बात कर रहा हूं। मैं जब हम दारा कारक की बात कर रहे हैं तो दारा कारक होता है मैरिज, जो आपको बताता है। दारा का मतलब होता है पत्नी। तो वो सिग्निफिकेटर जो आपकी पत्नी से संबंधित कारक बन जाएगा। और आपकी कुंडली में सबसे कम डिग्री का, मैं 0 डिग्री नहीं कह रहा हूं, देखिए ये कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने 0 डिग्री और 29 डिग्री के प्लैनेट्स की बात की थी। वहां पर मैंने बात की थी 0 डिग्री और 29 डिग्री के प्लैनेट की, लेकिन आप लोगों ने या बहुत सारे व्यूवर्स ने भूलवश उसको तारा कारक और आत्मकारक समझ लिया।
मैं वहां पर धारा कारक और आत्म कारक की बात नहीं कर रहा था, मैं डिग्रीज की बात कर रहा था। जबकि आत्म कारक किसी व्यक्ति की कुंडली में सबसे अधिक ग्रह, सबसे अधिक डिग्री का अगर प्लेनेट ढूंढना है तो वो 15 डिग्री पे भी सबसे अधिक हो सकता है ना। और अगर हम सबसे कम डिग्री की बात कर रहे हैं तो 14 डिग्री पे भी सबसे कम डिग्री हो सकता है और 0 डिग्री पर भी हो सकता है। तो ये फर्क समझना है। वो वीडियोस भी आप लोग जा करके देखिएगा, वो भी बहुत अच्छी, उसमें मैरिज की टेक्निक ही मैंने बताई है। तो आज अगर हम दारा कारक की बात करें तो दारा कारक का बहुत अच्छा उपयोग होता है मैरिज की टाइमिंग निकालने के लिए। अगर आप मैरिज की टाइमिंग निकालना चाहते हैं तो मेरा ये जो एक ऑब्जर्वेशन रहा है कि दारा कारक आपकी मैरिज में बहुत गहरा प्रभाव छोड़ता है। आपकी मैरिज की तारीख, आपके मैरिज के दिन या आपके मैरिज की दशा से दारा कारक का बहुत गहरा संबंध होता है। और इसको देखने के लिए बहुत अच्छा प्रयोग अगर आप करना चाहें, वैसे आप स्टार्टिंग कर सकते हैं D1 से, लेकिन मैं D9 में आपको आज करके दिखाऊंगा, कुछ एग्जाम्पल चार्ट्स भी मैं लूंगा। मैरिज टाइम अगर निकालना हो तो सबसे पहले तो आपको दशा देखनी है। दशा से पावरफुल कुछ भी नहीं है। दशा जो है वो व्यक्ति के ऊपर अपना आधिपत्य जमाती है और फ्लेवर बनाती है, और उस फ्लेवर से निकल करके आती है चीजें। जब दशा होगी, सबसे ऊपर दशा होगी, और वो दशा का जो प्लेनेट होगा वो व्यक्ति के ऊपर अपना फ्लेवर बनाए। और फिर होगी अंतरदशा, फिर होगी प्रत्यंतर दशा। तो दशा और अंतरदशा को हमें छोड़ना है, प्रत्यंतर दशा पे अभी आना है। वैसे आप दशा अंतरदशा को भी ले सकते हैं अगर छोटी दशा है तो, लेकिन दशा बहुत बड़ी होती है बहुत मामलों में और हमें छोटा टाइम चाहिए। तो पहले तो आप दशा के प्लेनेट को देखिए, अंतरदशा के प्लेनेट को देखिए, क्या वो विवाह से कनेक्ट हो रहा है। उसकी बात मैं अभी आज नहीं करूंगा क्योंकि वो थोड़ा बेसिक लेवल हो जाएगा। आज हम एडवांस टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, तो उसकी बात मैं नहीं करूंगा। तो आप देख लीजिए विवाह के जो भी हाउसेस हैं, जैसे 7th, 2nd, 11th और बाकी जो हाउसेस हैं, उससे अगर एनर्जी फ्लो हो रही है दशा की, अंतरदशा की, कि शादी होने के चांसेस हैं, तो आप उस टाइम को और छोटा करने के लिए दारा कारक का उपयोग कर सकती हैं। तो टेक्निक ये है कि आपकी कुंडली में जो भी दारा कारक बनता है, आपकी मैरिज की टाइमिंग में उस दारा कारक की जो, वो जो प्लेनेट है दारा कारक, और जो आपकी दशा चल रही है, उस दशा के भीतर अंतरदशा के बाद जो प्रत्यंतर दशा का लॉर्ड बनेगा, उसका संबंध दारा कारक से होता है हमेशा। जब भी मैरिज होगी तो प्रत्यंतर दशा का जो लॉर्ड है उसका संबंध दारा कारक से होगा। D9 में बेसिकली, D1 में तो होता ही है, D9 में बेसिकली आपको इसको देखना है। और ये टेक्निक बहुत काम करती है, लेकिन कोई भी ज्योतिष की टेक्निक 100% नहीं होती। आप ऐसा देख सकते हैं कि कई बार दारा कारक की दशा के बिना भी व्यक्ति का विवाह हुआ है, लेकिन उस सिचुएशन में भी दारा कारक आपको इनडायरेक्ट कनेक्शन के थ्रू मिल जाएगा। ठीक है, वो खोजना है आपको। मैं सारी चीजें यहाँ पर वीडियोस में नहीं बता सकता, मैं आपको बस एक हिंट दूंगा और फिर आप उस पर काम करेंगे। ये टेक्निक इतनी अच्छी काम करती है कि आप मैरिज को टाइम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपके सामने चार्ट शेयर करता हूँ। ये एक चार्ट है और इसमें जो दारा कारक है वो यहाँ देखिए लिखा हुआ है, आप देख भी सकते हैं, DK लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब हो गया दारा कारक। वैसे आप देख भी सकते हैं 0 डिग्री का प्लेनेट कौन सा है, तो सूर्य जो है वो 0 डिग्री का प्लेनेट बनता है। तो फॉर्मूला ये है कि जो दारा कारक है वो हमारे प्रत्यंतर दशा से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, किसी भी तरीके से प्रत्यंतर दशा के लॉर्ड से वो कनेक्शन में आना चाहिए D9 में। तो इनका जो विवाह हुआ था वो हुआ था 2011 में, और 9 फरवरी को। तो दशाज में हम चलते हैं और देखिए 9 फरवरी की अगर हम बात करें 2011 में, तो अब इससे ज्यादा नहीं करते हैं, इतना तोड़ते हैं दशा को। और जुपिटर की दशा सबसे पहले आई, तो आप देखिए जुपिटर जो है वो यहाँ 7th का लॉर्ड है, लग्न में है ना 7th का लॉर्ड, तो 7th हाउस से कनेक्शन इसका बन गया। अब हम, इतना हमें क्लियर हो गया कि इस दशा में शादी हो सकती है। तो अब आगे बढ़ते हैं, D9 पे आते हैं। सूर्य बनता था ना, तारा कारक सूर्य बनता था।
और सूर्य यहाँ देखिए किसके साथ बैठा है, वीनस के साथ बैठा है D9। और प्रत्यंतर दशा का जो लॉर्ड है वो कौन है, वीनस। देख रहे हैं आप, डायरेक्ट कनेक्शन बन गया एकदम। वीनस और सन एक साथ बैठे, वीनस की प्रत्यंतर दशा में शादी हुई व्यक्ति की। वैसे तो किसी किसी चार्ट में बहुत सारे कनेक्शंस मिलते हैं, कई बार आपको अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, दशा, है ना, और उसके नीचे की भी सारी दशाएं सब मिल जाएंगी आपको, सूक्ष्म दशा वगैरह भी मिल जाएगी। लेकिन मैंने जो देखा है वो ये देखा है कि प्रत्यंतर दशा बहुत कनेक्ट हो रही है। अब दूसरा चार्ट खोलते हैं। देखिए ये वाला चार्ट है दूसरा। इसमें जो शादी हुई है वो ये 2005 को 3 जुलाई, 3 जुलाई 2005 को शादी हुई है। देखिए 3 जुलाई 2005 चलते हैं, 2005। इसका जो दारा कारक है, यहाँ देखिए डी के कहाँ लिखा हुआ है, जुपिटर, है ना, दारा कारक जुपिटर है। दशाएं हमने खोज ली, दशा पर चलते हैं। अब देखिए जो दारा कारक है उसकी अत्यंतर दशा डायरेक्ट आ गई है, आ गई ना, कनेक्टेड हो गया ना। जुपिटर कहाँ है, यहाँ पर बैठा है D9 में, देखिए डायरेक्ट कनेक्टेड हो गया ये, बिल्कुल कनेक्टेड। अब सन की दशा थी, है ना, सूर्य की दशा थी। और D1 में अगर आप देखें तो सूर्य जो है वो जुपिटर के साथ बैठा हुआ दिखाई देता है, फैमिली के हाउस। तो फैमिली के हाउस में जुपिटर होना भी फैमिली के एक्सपेंशन को दिखाता है। और सॉरी, सन को। तो सन देखिए, जो दशा का जो लॉर्ड है वो सन सेकंड हाउस में बैठा है, फैमिली के एक्सपेंशन को दिखाता है, और वहां जुपिटर है तारा कारक। तो सूर्य तारा कारक के साथ बैठा है, इसलिए सूर्य जो है वो दशा में, अपनी दशा में विवाह दे सकता है। ठीक है। और डायरेक्ट कनेक्शन जुपिटर का हो ही गया, तो दशा और सीधे सीधे आप चले आइए अंतरदशा पे। अंतरदशा को बहुत इसमें मैंने कनेक्ट होते हुए नहीं देखा है, लेकिन फिर भी बहुत मामलों में हो जाता है। जैसे आप इसमें देखेंगे, अगर D1 में देखते हैं तो अंतरदशा का लॉर्ड भी देख रहा है ना जुपिटर को, उस हिसाब से कनेक्शन तो हो जाता है। और अगर नीचे देखें तो अंतरदशा का जो लॉर्ड है सैटर्न, वो जुपिटर के साइन में बैठा है, डिस्पोजिटर बन रहा है ना, वैसे कनेक्टेड कनेक्टेड हो जाता है। तो सारे कनेक्शंस यहाँ पर चार्ट में बहुत सारे मामलों में दारा कारक से जुड़े हुए दिखाई पड़ते हैं, और दारा कारक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट है मैरिज के लिए। दारा कारक को पकड़ के आप मैरिज के और भी इवेंट्स कर सकते हैं, बता सकते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं दारा कारक से। तो आप दारा कारक पे काम करेंगे तो आपको आगे मिलेगा वो। ठीक है, इस वीडियो में तो हम सिर्फ मैरिज की बात कर रहे हैं। अब मैं आपको एक और चार्ट दिखाता हूँ। देखिए ये एक चार्ट है, इसमें दारा कारक कौन है, चंद्रमा। यहाँ देखिए DK लिखा हुआ मिलेगा, है ना, 2 डिग्री का प्लेनेट है चंद्रमा। वैसे तो राहु यहाँ पर 1 डिग्री का प्लेनेट है, दिखाई दे रहा है, लेकिन राहु को नहीं लेते हैं, यहाँ पर मून को लेते हैं। इसमें बहुत सारे मैटर्स हैं, कई बार राहु को ऐड करते हैं, कुछ लोग राहु को ऐड नहीं करते हैं, अलग अलग कैलकुलेशंस हैं। तो हम उनकी बात फिलहाल नहीं करते हैं, मोटे तौर पर हम लेके चलते हैं मून की। ठीक है, और मून के साथ अभी हम आगे बढ़ते हैं। और जो डेट है इनकी दशा, मैरिज की जो डेट है वो है 5 फरवरी 2020। और दशा में चलते हैं, 2020 की दशा हमें खोजनी है। देखिए राहु आ गया, ऊपर ही आ गया। अगर आप राहु को भी सबसे कम डिग्री का प्लैनेट मानते हैं तो राहु सबसे ऊपर आ गया। अब 5 फरवरी 2020, है ना, 5 फरवरी 2020। ठीक है, तो हम दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा पर चलते हैं। सॉरी, 5 फरवरी 2020 था ना। हाँ, इनका मून था, दारा कारक मून था। अब देखिए मून कहाँ बैठा है, राहु के साथ बैठा है।
तो मून अगर राहु के साथ बैठा है तो केतु के सामने बैठेगा, और इसमें प्रत्यंतर दशा कौन है? केतु की प्रत्यंतर दशा है ना। तो केतु किसके साइन में बैठा है? देखिए कनेक्ट हो रहा है। केतु किसके साइन में बैठा है? चंद्रमा के साइन में। और बैठा कहाँ है? बिल्कुल सामने, है ना। बिल्कुल सामने बैठा है, मून को देख रहा है ना, तो कनेक्टेड हो गया। और अगर आप मून को D1 में लेते हैं तो देखिए केतु फिर से मून के साइन में बैठा है। तो मैं आपके सामने एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ, लेकिन आप इस पर चार्ट पर इसको चेक कीजिए और चेक करके बताइए। मैं पहले ही कह देता हूँ कि कोई भी टेक्निक कंप्लीट नहीं होती है। जैसे पिछली वीडियो में जब मैं वीडियो कर रहा हूँ, बाकी और वीडियोस में दे रहा हूँ आप लोगों को, तो कई बार ऐसे कमेंट आते हैं कि सर टेक्निक काम नहीं कर रही। टेक्निक काम करती है तब जब आपको लगाना आता है टेक्निक को। जब आप सारे फैक्टर्स समझते हैं ना, तब टेक्निक आपके लिए काम करती है। कई बार एक टेक्निक काउंटर भी कर जाती है दूसरी टेक्निक से। कई बार ऐसा होता है कि कोई प्लेनेट जो है इस स्थान पर बैठकर ये असर देना चाहिए और नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि दूसरा प्लेनेट उसको काउंटर करता होगा कहीं से, या दूसरा कोई कॉम्बिनेशन काउंटर करता होगा। वो आप देखिए। जब तक वो आप नहीं देखेंगे तब तक आपको दिक्कत आएगी समझने में चीजों को। मैं आज आपके सामने ये जो सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ, इतना बड़ा सीक्रेट है ये, कि अगर आप इसको मास्टर करते हैं ना, तो मैरिज टाइम को निकालने में आपको बहुत दिक्कत नहीं होने वाली है। और मैं तो अभी आपको इसका एक लेयर ही दे रहा हूँ। अगर आप इसको मास्टर करते हैं तो इसके सेकंड लेयर, थर्ड लेयर आपके सामने खुलेंगे। और जब वो खुलेंगे तो फिर आपको मजा आएगा। फिर आपको लगेगा कि ये टेक्निक कितना मिरेकल काम करती है और सिंपल कितनी है। अब देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। शायद ये तीसरा था, तो चौथा देखते हैं। एक मिनट में निकालता हूँ। देखिए ये एक चार्ट है, इसमें जो धारा कारक है वो वीनस बनता है ना। और अगर आप लोगों को साउंड में कुछ प्रॉब्लम फील हो तो उसको मैनेज कीजिएगा आप लोग, क्योंकि मुझे लगता है साउंड में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है थोड़े टाइम से। इसकी जो मैरिज हुई थी, इस चार्ट में जो नेटिव है, इनकी जो मैरिज हुई थी वो हुई थी 28 जुलाई 2020 में। तो 28 जुलाई 2020 पर हम चलते हैं। 2020, 28 जुलाई 2020। देखिए वैसे तो ये 29 बॉर्डर पे आ गया बिल्कुल ही, लेकिन ठीक है, हम इसको लेके चलते हैं। मर्क्यूरी पे मर्क्यूरी, फिर राहु फिर केतु। तो मर्क्यूरी की जो दशा है, वो मर्क्यूरी का संबंध 7 नंबर साइन से है कुंडली में। देखिए 7 नंबर साइन से, 7 नंबर नेचुरल मैरिज का साइन होता है। ठीक है। अब देखिए राहु को हमें यहाँ पकड़ना है। ये राहु को पकड़ना है मोटे तौर पे। और नीचे अगर आप जाएं तो ऊपर की जो दशा अंतरदशा का लॉर्ड है वो वीनस को देख रहा है ना। और हमारा दारा कारक कौन है इस कुंडली में? वीनस है। अब आप देखिए कि मैं ये सारी, ये हटा देता हूँ। राहु को हमें ढूंढना है। ये रहा राहु। और राहु जो है वो मर्क्यूरी के साइन में बैठा है। मर्क्यूरी देख रहा है ना, मर्क्यूरी का संबंध यहाँ हुआ ना। और राहु मर्क्यूरी के साइन में बैठा है ना, यहाँ पे मर्क्यूरी का साइन। तो मर्क्यूरी में राहु की प्रॉपर्टी डिस्पोजिटर थ्योरी के द्वारा आप अगर समझेंगे तो नवांश में डिस्पोजिटर थ्योरी बहुत अच्छी काम करती है। आप इस पे काम कर सकते हैं। और मर्क्यूरी देखिए यहाँ पे सीधे सीधे वीनस पर अपना इम्पैक्ट डाल रहा है। अब दूसरा चार्ट लेते हैं। ये जो चार्ट है इसमें धारा कारक बन रहे हैं जुपिटर, 5 डिग्री पर है। धारा कारक जुपिटर बनते हैं और यहाँ 12th हाउस में D9 में बैठे हैं। मैरिज की जो डेट है वह 6 मार्च 1992, 1992, 6 मार्च 1992। तो चलते हैं 1992 को खोजते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है ना, दो प्लेनेट आ जाएंगे नीचे। 6 मार्च को दो प्लेनेट चेंज ले रहे थे। मून की दशा, मून देखिए 7th हाउस में बैठा है डायरेक्ट।
और प्रत्यंतर दशा का जो लॉर्ड है वो बनेगा सूर्य, है ना। इनके कौन है धारा कारक, फिर से एक बार देख लेते हैं। धारा कारक है इनके जुपिटर। जुपिटर 12th हाउस में बैठे हैं। और यहाँ भी देखिए सूर्य जो बैठा हुआ है वो वीनस के साइन में बैठा हुआ है, प्रत्यंतर दशा का लॉर्ड। और वीनस का कनेक्शन जुपिटर सामने से बना रहा है ना। तो जो वहां राहु और मरक्यूरी में हो रहा था वही यहाँ पर वीनस और सन में हो रहा है। तो इस प्रकार से आप चीजों को देख सकते हैं और इस प्रकार से आप मैरिज को टाइम कर सकते हैं। मैंने आपके सामने कुछ 4-5 एग्जांपल्स रखे हैं, हालांकि और भी एग्जांपल है मेरे सामने, लेकिन मैं अगर ज्यादा एग्जांपल रखूंगा तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। और ये बहुत सिंपल है लगाना, आप चाहें तो इसको लगाइए और फिर अपना फीडबैक मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं आजकल आप लोगों को रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं अब ट्राई करूँगा कि आप सभी लोगों को कमेंट में रिप्लाई करूँ। और डिविज़नल चार्ट अगर आपको सीखना हो, तो उसमें एडमिशन चालू है, आप जॉइन कर सकते हैं। 0 टू एडवांस हमारा चल ही रहा है, उसमें भी आप जॉइन कर सकते हैं। अभी एडमिशन चालू है सारे कोर्सेज़ में। तो आप आइए और मैं आपको कुछ नया, कुछ बेहतर, कुछ सिंपल देने का प्रयास करूँगा। आज इन्हीं थोड़े से एग्जांपल्स और एक छोटी-सी टेक्निक के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप सबों के लिए कुछ नया लेकर आएँगे। धन्यवाद।